एक लड़की की विदाई हो रही थी, यानी कि शादी वगैरह हो गई थी। बस वो गाड़ी में बैठ चुकी थी और थोड़ी देर में गाड़ी चलने वाली थी। लेकिन उसी समय जो उसका भाई होता है उसके पास एक साहूकार जो पिछले दिनों से कई दिनों से उनके घर पर आ जा रहा है, वो उससे कुछ बात करने लगता है। और यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो उससे रिक्वेस्ट ही करने लगता है, कहता है कि भाई साहब कोई बात नहीं। तो इस बात को देखते ही यहाँ पर जो लड़की है वो गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद अपने भाई से कुछ बात करती है। तो साहूकार उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे उसे अपने भाई की सच्चाई पता चलती है। और उसके बाद वह एकदम से अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती है और मंगलसूत्र उतार देती है। कहती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के धारावी के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है अशोक, जिसकी उम्र फिलहाल 5 साल है। और 5 साल का जो अशोक है वह अपनी दादी माँ के साथ रहा करता है। अशोक की दादी माँ उसी झोपड़पट्टी में रहकर अपने बच्चे का जैसे तैसे भरण पोषण कर रही है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो अशोक होता है वह भी अपनी दादी माँ को हाथ बटाने के लिए इधर उधर से कबाड़ा उठाने का काम किया करता है। यानी कि जहां पर भी कोई कचरे का ढेर दिखा वहां से कबाड़ा उठा ले आया और उसके बाद वह उसे लाकर बेचकर जो पैसे मिलते उन्हें अपनी दादी माँ को देकर बड़ा ही खुश हुआ करता। यानी कि उसकी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थी, माता पिता उसके थे ही नहीं, पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे जब वह छोटा सा था। और उसके बाद केवल दादी उसे पाल पोस रही है। तो यहाँ पर जो अशोक होता है वह अब सुबह सुबह जल्दी जाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह और भी बच्चे यहाँ से इस तरह का काम करने के लिए जाया करते हैं। तो सबसे पहले जाकर वो कुछ कचरा अपने लिए इकट्ठा कर ले, ऐसा ही सोचकर वो सुबह सुबह जल्दी जाता है। अब जैसे ही वो सुबह सुबह जाता है तो उसी समय उसकी नज़र एक कचरे के ढेर पर पड़ती है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। अब सुबह सुबह का समय था, बच्चा लगभग 6-6.5 साल का था और एकदम से वो डरकर पीछे हट जाता है। लेकिन फिर जब वो देखता है कि किसी बच्ची के रोने की आवाज़ है तो उसके बाद वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक नवजात बच्ची, यानी कि जिसकी मुश्किल से 2-3 महीने उम्र होगी, वह कचरे के ढेर में पड़ी हुई है और रो रही है। इस बात को देखते ही यहाँ पर जो अशोक होता है उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है और कचरा वचरा उठाना सोच छोड़कर वह देखने लगता है कि किसकी बच्ची है। इधर उधर जब वो घूमकर देखता है तो वह उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन बच्ची अशोक की गोदी में आते ही एकदम से चुप हो गई थी। अब 6-6.5 साल का बच्चा जब बच्ची को गोद में लेता है और वो चुप हो जाती है तो वह बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसके घर में केवल वो और उसकी दादी थे। तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसे अपने घर में रख लूँ, मेरी बहन रही आएगी, मेरी बहन भी कोई नहीं है और ये मुझे राखी बांध दिया करेगी। क्योंकि अब तक उसने राखी बांधने का जो त्यौहार था वो देख लिया था और उसे भी लगता था कि मेरी भी कोई बहन हो। और ऐसा ही सोचकर वह बच्चा उसे लेकर सीधा अपनी दादी की झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी दादी से कहने लगता है, दादी देखो मुझे ये मिली है। अब इस बात को देखकर दादी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, बेटा यहाँ पर हम लोगों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है और तू इसे यूँ क्यों ले आया? कोई बात नहीं, चल इसे पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। कहाँ पर मिली थी तुझे? तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं माँ, हम इसे पुलिस स्टेशन में नहीं देंगे और मुझे कच्चे के ढेर में मिली थी। तो उसके बाद माँ मना तो करती है, लेकिन जब बेटा जिद करता है तो यहाँ पर दादी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को वो खिलौना तक नहीं दिला सकती थी। और जब वो कहता है कि मैं इसे अपनी बहन बनाऊंगा और ये मेरी बहन रहेगी, मुझे राखी बांधेगी, तो यहाँ पर दादी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले, लेकिन ये बता इसका नाम क्या रखेंगे? तो यहाँ पर जो अशोक होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसे देखते ही यहाँ पर जो बच्ची होती है वो एकदम से मुस्कुरा जाती है। तो उसके बाद वो कहता है कि माँ देखो ये एकदम से खुश हो गई है तो इसका नाम हम लोग खुशी रखेंगे। इस बात को सुनकर दादी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वो लोग उसे अपने घर के अंदर रखने लगते हैं। यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों को एक दो को पता चलता है, वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, बच्चे ने रख लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो दादी होती है वो भी कहती है नहीं, कोई लीगल काम होगा तो वो भी मैं कर लूँगी, मैं इस बच्ची को गोद ले लूँगी। यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर मिलजुल कर रहा करते हैं तो कोई किसी की शिकायत भी नहीं करता है और वो बच्ची उस झोपड़पट्टी में पलनी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे जब लड़का 10-12 साल का होता है तो जो लड़की होती है वह फिलहाल 5-6 साल की होती है। लेकिन अब तक जो लड़का है वह दुनियादारी की ठोकरें खाकर इतना सीख गया था कि भाई इस दुनिया में अगर जिंदा रहना
रहना है तो काम तो करना होगा और अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए अब वह मेहनत करने लगता है और छोटे मोटे कबाड़े की एक दुकान उसने खोल ली थी। यानी कि जो बच्चे कबाड़ा लाया करते थे उसको दुकान पर रहकर खरीद लिया करता और खरीदने के बाद उस कबाड़े को बेचकर थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लिया करता। उसकी दादी जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चली है वो भी उसका साथ दिया करती है और यहाँ तक कि जो खुशी है वो भी यहाँ पर आने लगती है। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं बहन, तुझे ना मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी होगी। ऐसा कहकर वह अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में करा देता है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसका छोटा काम और बड़ा हो जाता है। उसने अपना एक घर ले लिया है जो कि यहाँ से थोड़ी दूर एक मिडिल क्लास जगह है जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहा करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा घर इसने अपने ले लिया है। इधर यहाँ पर जो उसकी दादी है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और अब बहन भाई रहा करते हैं और बहन भी जवान हो चुकी है और भाई भी जवान हो गया है। शादी की उसकी उम्र हो गई है। अब जो भाई था वह बड़ा था तो उसकी पहले शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह घर के अंदर आती है और पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, अपने पति की सारी बातें माना करती थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर जो पति होता है वह बाहर से कमाया करता और उनका गुजारा आराम से होता है। धीरे धीरे जो बहन होती है वो अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में लग जाती है और कॉलेज की पढ़ाई भी जब वो कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद जो भाई होता है वह उसकी शादी की चिंता करने लगता है और सोचता है कि अपनी बहन के लिए मैं बहुत अच्छी लड़का ढूंढूंगा जिस लड़के से उसकी शादी हो सके और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना आ सके। ऐसा सोचकर जो अशोक होता है अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है और लड़का ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का मिल भी जाता है अपनी बहन के लिए और उस लड़के से वो अपनी बहन की शादी भी तय करा देता है। यहाँ पर पहले ही सारी बातें हो गई थी दहेज वगैरह की और अशोक के पास उतना पैसा था जितने में वो सारा काम हो जाता। लेकिन जब शादी होती है ना तो शादी से लगभग 10 से 15 दिन पहले लड़के के पिता का फोन आता है। कहता है कि देखिए ऐसा है, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और कंपनी में काम किया करता है तो उसके हिसाब से ये दहेज के जो सामान है थोड़ा कम है, तो आप ऐसा कीजिए 10 लाख रुपए और हमें दे दीजिए। अब इस बात को सुनकर जो अशोक है वो कहने लगता है कि आप कह क्या रहे हो, मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो भी पैसा था उससे मैं सामान खरीद चुका हूं और सारा सिस्टम इसी तरह से सेट किया गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं देखो अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी है तो आपको ना ये रुपए तो देने होंगे। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो भैया होता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ जो भी होता है। इसके बाद वह मन ही मन सोचता है कि यार रहने देता हूँ, इस घर में रिश्ता नहीं करते हैं, किसी और लड़के से शादी करा देता हूँ। लेकिन जब वह लड़के की नौकरी देखता है और उसका व्यवहार देखता है, क्योंकि अशोक ने खुद उससे बात की थी तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो उसके बाद वो सोचता है कि चाहे जो भी हो शादी तो इसी से होगी, पैसों का इंतजाम ही करना होगा। ऐसी बात को सोचकर वह मन ही मन बहुत गहरा सोच विचार इस बारे में करता है और जब वह गहन सोच विचार में डूबा हुआ था तो उसकी जो पत्नी होती है वो उससे पूछने लगती है कि जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो। तो उसके बाद वह उसे बताता है कि पैसों का इंतजाम करना है, अब कहाँ से करूँ, वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पत्नी है वो भी चिंता में हो जाती है, लेकिन पति कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह घर के अंदर रहती है, अपने पति की चिंता को देखकर वह भी परेशान रहती है और तभी एक दिन जो पति उसके पास आता है और कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने इस घर को गिरवी रख दें, साहूकार है वो घर को गिरवी रख के जरूर पैसे दे देगा। इस बात को सुनकर जो पत्नी है वो मना करने लगती है, कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, इस घर को गिरवी रख देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ। तो वो कहता है कि देखो एक बार बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद फिर से हम कोई ना कोई जुगाड़ देखेंगे और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वह जब ऐसा कह देता है तो पत्नी मना करने लगती है, कहती है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पति अपनी पत्नी की बात चलने नहीं देता है। इसके बाद वह साहूकार के पास जाता है और साहूकार से कहता है कि साहूकार साहब मुझे ना अपना घर गिरवी रखना है और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो साहूकार होता है वो कहता है कि भाई पहले घर को देखूंगा उसके बाद ही तय करूंगा कि कितने पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा करना, आप आ जाना, आज कल में ही आ जाना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है पैसों की और मुझे ऐसे ऐसे अपनी बहन की शादी में ऐसे ऐसे पैसे देने हैं। इस बात को सुनकर जो साहूकार है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जो साहूकार होता है
दूसरे दिन ही सुबह सुबह उस घर पर आ जाता है। अब जो बहन होती है खुशी, वह भी घर के अंदर घूम रही थी और वह भैया से कहती है कि भैया ये क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि बहन कुछ नहीं, तू ऐसा कर मार्केट चली जा, तुझे कुछ खरीदारी नहीं करनी क्या, तेरी शादी होने वाली है। तो खुशी फिलहाल उस साहूकार को देखते हुए वहां से चली जाती, लेकिन उसे पता होता है कि ये जो साहूकार है ये ब्याज पर पैसे दिया करता है। तो वह सोचने लगती है कि शायद थोड़े बहुत पैसे भैया ले रहे होंगे और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सोचकर वह अपनी शॉपिंग के लिए चली जाती है और जो भाई होता है जब उस घर को दिखाता है तो उस घर को देखने के बाद यहाँ पर जो साहूकार है वो कहता है कि भाई गरीबी तो मैं रख लूंगा, लेकिन इस घर को तुम्हें खाली भी करना होगा क्योंकि मैं किराए पर रखूंगा और उतने रुपए तुम्हें जब भी मिल सकते हैं जब मैं किराए पर इस घर को दूंगा, तुम इस घर में नहीं रह सकते। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है अशोक, वह इस बात के लिए हामी भर देता है और वहीं पर अशोक की पत्नी होती है, वह मना तो करना चाहती है लेकिन अपनी पत्नी के पति की बात को टाल नहीं सकती और इसीलिए चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ देखती है गुस्से में। और उसके बाद जब साहूकार चला जाता है उनका ये पैसों का इंतजाम करके और उन्हें पैसे देकर, तो उसके बाद पत्नी कहती है कि अब खामा कहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई और लड़का मिल जाएगा, अब उसके लिए अपने घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। बहनी तो है ना आपकी, वो तो शादी करके चली जाएगी अच्छे घर में, लेकिन हम लोग कैसे कैसे अपने जीवन को जिएंगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा काम अभी है तो उस काम से मैं पैसे कमा लूंगा और बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को तो चुप करा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात घर कर चुकी थी कि आगे उसके बाद होगा क्या। इधर जो साहूकार होता है उससे बार बार कहने लगता है कि भाई देखो मुझे घर खाली चाहिए और जल्दी से जल्दी खाली करो। तो वो कहता है कि साहूकार साहब बस ज़्यादा दिन नहीं है, 8 दिन मेरी बहन की शादी को बचे हैं और जिस दिन बहन यहाँ से विदा हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग भी तुरंत के तुरंत घर खाली कर देंगे रात के समय में ही। और मैंने इंतजाम कर लिया है क्योंकि बहन को नहीं बताना चाहता, अगर उसे पता चल गया तो वो शादी तोड़ देगी। ऐसा कहकर वह साहूकार से टाइम ले लेता है और उसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी वाले दिन बहन जो होती है वो बड़ी खुश होती है कि उसकी शादी होने वाली है। इधर जो भाई होता है वो भी बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज उसकी बहन की शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो साहूकार होता है वह भी उस शादी में आ जाता है। अब जब भाई उसे देखता है तो उसके बाद उससे ठहरने का इशारा करता है, कहता है कि बहन को विदा हो जाने दो, उसके बाद हम अभी इस घर को खाली कर देंगे। यहाँ पर भाई जो होता है वो अपनी बहन की शादी करवाता है, कन्यादान करता है एक पिता बनकर, और अच्छी तरह से जब उसकी शादी करवा देता है तो शादी करवाने के बाद जो बहन है वो विदाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बहन जो थी वह विदाई जाने से पहले अपने भाई के गले लिपटती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि भाई अब मैं जा रही हूँ, बाद में न जाने कब लौटूंगी, अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनकर जो भाई होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि बहन चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगा और तू कहीं वैसे थोड़ी ना जा रही है, अब कुछ दिनों में आ जाएगी लौटकर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर भाई अपनी बहन को गाड़ी में बिठा देता है और उसके बाद जो बहन होती है वह भी गाड़ी में अपने पति के साथ बैठती है और गाड़ी चलने ही वाली थी, यानी कि थोड़ी बहुत रस्मों रिवाज रह रहे थे जो बाहर दूल्हे किया करता है। और उसके बाद जैसे ही ये रस्मों रिवाज निभा रहे थे तो तभी अचानक से जो साहूकार होता है वह उसके भाई के पास जाता है और कहता है कि देखो अब तो तुम्हारी बहन विदा हो गई है, अब जल्दी से घर खाली करो क्योंकि मुझे इस घर की जरूरत है। अब इस बात को यहाँ पर जो बहन होती है वह बार बार मुड़ मुड़ कर अपने भाई को देखना चाहती है और तभी एकदम से जब मुड़कर देखती है तो अचानक से उसकी नजर उस साहूकार पर पड़ती है और साहूकार उससे कह रहा था कि अभी घर खाली करो, तो वो कहता है कि रुक जाओ, मेरी बहन को चले जाने दो, यानी कि हाथ से इशारा करता है कि भाई रुक जाओ, अभी थोड़ी देर मेरी बहन चली जाए तो उसके बाद करता हूं। यहां पर जब ये बात जो लड़की खुशी होती है वो सुनती है तो एकदम से शायद वो समझ जाती है कि यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और साहूकार किसी और बात के लिए भाई से कह रहा है। ऐसा सोचकर जो लड़की होती है वह एकदम से अपनी गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद भागकर अपने भाई के पास आ जाती है क्योंकि उसने उस दिन भी उसे देखा था और जब वो कह रहा था कि भाई घर से घर को खाली करो तो ये इशारा भी वो थोड़ा सा समझ गई थी। तो उसके बाद वो कहने लगती है भैया ये साहूकार उस दिन भी आया था और आज भी यहाँ पर आया है और ये इशारा भी कर रहा था, क्या कह रहा है। अब इस बात को सुनकर जो भाई होता है वो तो बात को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक जो साहूकार था वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने 10 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद भी ये घर खाली नहीं हो रहा है। तो वह एकदम से कहने लगता है कि अरे बेटी तुझे क्या पता, तेरी शादी को करने के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए कर्जा लिया है और उन 10 लाख रुपए को लेने के बाद इन्होंने कहा था कि तेरी विदाई के टाइम पर ये घर खाली कर देंगे, लेकिन अब तुम्हारी विदाई भी हो गई है, अब भी घर खाली नहीं कर रहे, उसी लिए मैं कह रहा था और उसके लिए कह रहे थे कि अभी गाड़ी को जाने दो।
इस बात को सुनते ही बहन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह कहने लगती है भैया क्या ये सच है। तो उसके बाद भैया कुछ बोल पाता, लेकिन तभी उसकी जो बहन होती है, बहन की जो भाभी होती है, उसकी भाभी एकदम से बोलने लगती है, कहती है कि हाँ दीदी इन्होंने ऐसा ही किया है और ये मान नहीं रहे थे। मैं तो कह रही थी कि अगर छोटी को पता चलेगा तो वो खुद से मना कर देगी। तो यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वह इस बात को देख कर पूछने लगती है भैया क्या हुआ, इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, थोड़े ही पैसों में भी शादी हो सकती थी। तो वो कहता है कि बहन शादी तो तय थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तुम्हारे जो पति के ससुर जी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि 10 लाख रुपए चाहिए, हमारा बेटा अच्छा कमाया करता है तो इतने पैसे तो चाहिए होंगे। इस बात को सुनते ही लड़की को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वह मुड़कर देखती है जहाँ पर उसका दूल्हा यानी जो उसका पति था वह गाड़ी से उतरकर उसी की तरफ देख रहा था और उसके बाद वह एकदम से अपने माथे का सिंदूर पहुंचती है और मंगलसूत्र उतारकर अपने पति की तरफ फेंक देती है, क्योंकि उसके भाई के घर को गिरवी रखने के बाद उसके दहेज की पूर्ति की जा रही थी और कहती है कि ले जाओ अपनी बारात को वापस, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना और मैं तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी नहीं हूं। अब इस बात को सुनकर जो दूल्हा होता वह काफी ज्यादा समझदार था, वह एकदम से वहां पर आता और कहता कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो उसके बाद जो दुल्हन है वो कहती है कि इतना दहेज कोई लिया करता है क्या, इतने दहेज की क्या जरूरत थी। इसके बाद जो लड़का होता है वो कहने लगता है, यानी जो दूल्हा था वो कहने लगता है कि हमने कहां दहेज के लिए कहा था, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की है। इस बात को सुनते ही यहां पर जो लड़की होती है कि अच्छा तुमने जबरदस्ती नहीं की और हमारे जो भाई हैं वो झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन तभी यहां पर जो साहूकार होता है वो कहता है कि बेटा शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पिता ने फोन करके 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस बात को सुनते ही जो दूल्हा है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपने पिता को चिल्लाते हुए अपने पास बुलाता है। पिता भी एकदम से उसके सामने आता है और वो कहता है कि क्या ये सही कह रहे हैं। तो यहां पर जो पिता है वो कहता है कि हाँ बेटा ये सही कह रहे हैं, मैंने ही 10 लाख रुपए मांगे थे। तो वो कहने लगता है कि किसने कहा था आपसे पैसे मांगने के लिए। तो वो कहने लगता है किसी ने नहीं कहा, मैंने ही मांगे हैं, क्योंकि हमारा बेटा और शादी एक बार हुआ करती है तो पैसे तो बराबर होने चाहिए ना, ताकि समाज में हमारी इज्जत रही आए। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बेटा होता है वह एकदम से गर्म हो जाता है, कहता है कि देखो मेरी 35,000 रुपये सैलरी है, क्या उससे भी आपका पेट नहीं भरता, जो आपने दूसरे की बेटी के साथ साथ इतने पैसे मांग लिए कि उनको अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ गया। तो जो पिता है वो कहता है कि नहीं ये गलत नहीं है और दहेज मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम भी तो अच्छे हो, अच्छे कमाया करते हो, अच्छा हमारा घर है, तो इन्होंने भी तो अपने लड़के के लिए देखा है, तो दहेज मांगना गलत कैसे हुआ। लेकिन तभी जो लड़का होता है यानी कि जो खुशी का होने वाला पति था वह एकदम से अपनी उस पगड़ी को उतारकर अपने पिता के हाथ में रख देता है और कहता है कि फिर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, इस गाड़ी को ले जाओ और बारात को वापस ले जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला और आज के बाद जो मेरी कमाई होगी वो सारी के सारी यहीं पर लगेगी। और उसके बाद अपने साले की तरफ मुंह करता है और कहता है कि भाई साहब आपके जो भी पैसे हैं उन सारे पैसों के साहूकार को लौटा दो और घर को गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूंगा और अपनी पत्नी के साथ यहीं पर जीवन व्यतीत करूंगा, क्योंकि खुशी उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा था। यहां पर जब वह पिता से ऐसा कह देता है और उन्हें जाने के लिए बोल देता है तो उसके बाद पिता की भी अकल ठिकाने आती है और वो कहता है कि बेटा गलती हो गई, माफ कर दो, और अपने जो लड़की होती है उसके भाई से भी माफी मांगता है, कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमारा बेटा जब हमसे छिन जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये तो महीने का 35,000 कमाया करता है और घर का पूरा खर्च यही चलाया करता है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग नहीं चाहिए, कुछ भी दहेज नहीं चाहिए, जो कुछ काट कमंडल जो भी सामान जो घर का सामान होता है जो पहुंच गया उसे भी वापस भिजवा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूँगा, यानी कि उस लड़के से कहता है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि नहीं भाई साहब अब तो ये बात शादी तभी होगी जब आप उस दहेज को वापस लोगे। इसके बाद जो लड़का होता है उस सारे काट कबाड़ को वापस मंगाता है और उसके बाद जब वो वापस आ जाता है और कहता है कि भाई ये 10 लाख रुपये आप इसे दे दो वापस साहूकार को और आप इस घर के अंदर रहो। साहूकार से उसका पिंड छुड़वाने के बाद वह उस लड़की को लेकर दोबारा से विदा होता है और वह उसके बाद रहकर बड़ी खुश हो जाती है, सोचती है कि मेरा जीवन साथी तो बड़ा ही समझदार है। आज तक भी वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।